सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक के बारे में। थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक जिसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी कहा जाता है, उसके बारे में आज अपन कंप्लीट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो होता क्या है, उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, कैसे उसको ईसीजी में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो डिजीज है, ये जो डिजीज बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। ईसीजी के में फाइंड आउट करना भी इसको थोड़ा सा टिपिकल हार्ड होता है, तो इसको अच्छे से देखना है कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या इसके ईसीजी क्राइटेरिया होंगे, आज मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत आती है या कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। तो बात करते हैं थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक के बारे में। तो देखिए, एवी ब्लॉक जो है वो तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक एंड सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक अपन ने पहले पढ़ लिया था। आज अपनी बारी है थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक पढ़ने के बारे में। तो उससे पहले मैं एक बार ब्रीफ में एवी ब्लॉक के बारे में समझा देता हूँ कि एवी ब्लॉक होता क्या है। देखिए, एवी ब्लॉक क्या होता है? एवी ब्लॉक एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक का मतलब होता है जैसे एसए नोड, एवी नोड। जो एवी नोड होता है, ठीक है, जो सेकंड बंडल होता है, ठीक है, तो एवी नोड जो है उसके अंदर ब्लॉक हो जाए। ब्लॉक कैसे? मतलब एवी नोड का काम क्या है? एट्रिया से जो इंपल्स आ रही है उनको नीचे की तरफ फॉरवर्ड करना। भाई आपको पता है, एसी नोड, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ फेस, ठीक है, पुर्किंजे फाइबर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसी नोड से जो इंपल्स आ रही है किसके पास? एवी नोड के पास। तो एवी नोड को उस इंपल्सेस को नीचे भेजना होता है, ठीक है, जो सिग्नल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती है उनको नीचे भेजना होता है। पर किसी कारणवश अगर एवी नोड के अंदर क्या हो जाए, दिक्कत हो जाए। अब दिक्कत क्या हो सकती है? वो खराब हो जाए, या वो काम ठीक से नहीं करे, या ब्लॉक हो जाए। तीन चीज हो सकती है। तो देखिए, इनके खराब होने की वजह से या ब्लॉक होने की वजह से क्या हो सकता है भाई, ऐसे नोड से जो इंपल्स है वो वेंट्रिकल तक कैसे जाएगी? एवी नोड के थ्रू। बीच का जो पाथवे है वो कौन सा है? एवी नोड ही है। तो अगर ऐसे नोड से एवी नोड के थ्रू जाती है और मान के चलो एवी नोड खराब हो जाता है, तो एवी नोड के खराब होने की वजह से क्या हो सकता है? इंपल्स या तो क्या हो सकती है, डिले हो सकती है, लेट हो सकती है। और लेट होगी तो पीआर इंटरवल आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रोलॉन्ग। ये चीज अपन ने पढ़ ली थी फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक में। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एवी नोड जो है वो क्या हो चुका है? ब्लॉक हो चुका है। मतलब वो इंपल्सेस को क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। अब ब्लॉक करने के कारण क्या होगा? जो भी एट्रिया से इंपल्स आएगी वो वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पाएगी। देखिए कैसे भाई, ऐसे नोड से जो इंपल्स है, ये आपका ऐसे नोड है, ऐसे नोड से जो इंपल्स है, ठीक है, वो आती है ऐसे नोड से घूम के, एट्रिया से घूम के एवी नोड के अंदर। अब अगर एवी नोड और बंडल ऑफ फेस जो है, ये इंपल्सेस को नीचे भेजेंगे ही नहीं, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं करेगा। और वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा तो हार्ट रेट जो है बिल्कुल कम हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। और अगर कार्डिक आउटपुट कम तो बॉडी में ब्लड सप्लाई कम, और बॉडी में ब्लड सप्लाई कम तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि एवी नोड जो क्या हो रहा है, एवी नोड यहाँ पे क्या करता है? इंपल्सेस को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के कारण वेंट्रिकल तक इंपल्सेस नहीं पहुंच पाती, सिर्फ कहाँ? एट्रिया में जाती है। और एट्रिया में जाएगी तो क्या होगा? पी वेव बनेगी। एट्रिया में जाएगी, वापस पी वेव बनेगी। एट्रिया में जाएगी, पी वेव बनेगी। मतलब जितनी बार एट्रिया बीट करेगा उतनी बार पी वेव बनेगी। आपको पता पी क्यों बनती है? एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से, और क्यूआरएस बनता है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेगा? तो देखिए, उसका भी तरीका है। क्या होता है, जैसे मैंने बताया, आपने कंडक्शन सिस्टम अगर अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, मैंने फर्स्ट लेक्चर जो मेरा था वो कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट था, तो अगर वो आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको एक चीज याद होगी, मैंने बताया हुआ है, अगर किसी पेशेंट का ऐसे नोड खराब हो जाता है, ऐसे नोड इंपल्सेस प्रॉपर नहीं दे पाता, या मान के चलो वेंट्रिकल को इंपल्स नहीं मिल पाती, तो उस समय पे क्या हो जाता है, आपके जो लोअर जो कंडक्शन पाथवे सिस्टम है, जैसे कि आपका बंडल ऑफ हिज हो गया, ठीक है, एवी नोड हो गया, बंडल ऑफ हिज हो गया, या फिर आपके वेंट्रिकल्स हो गए, ये क्या करने लग जाते हैं? इंपल्स जनरेट करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? इंपल्स जनरेट करते हैं। और इंपल्स अगर जनरेट करेंगे तो इंपल्स जनरेट करेंगे तो ये वेंट्रिकल जो है प्रॉपर बीट करेगा, ठीक है, क्या करेगा? प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाएगा। पर इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? आपको एक चीज पता है कि ऐसे नोड से इंपल्स जाती है एवी नोड, फिर जाती है बंडल ऑफ हिज, फिर जाती है बंडल ब्रांचेस और पुर्किंजे फाइबर्स, ठीक है। मतलब इंपल्स कहां से आ रही है? ऐसे नोड से। मतलब पूरा जो काम चलता है वो ऐसे नोड के इंपल्स से ही चलता है, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रिया और वेंट्रिकल का, वो किस पे डिपेंड करता है? साइनस इंपल्स पे, जो ऐसे नोड के द्वारा दी जाती है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर एवी नोड इसको ब्लॉक कर देगा तो ऐसे नोड से जो इंपल्स आ रही है वो तो सिर्फ किस में जाएगी? एट्रिया में। तो आपकी पीवेव जो है वो तो किस वजह से बनेगी? आपके ऐसे नोड की वजह से। पर जो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर आपके बनेंगे तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपकी किस वजह से बनेंगे? आपके वेंट्रिकल की वजह से, या फिर आपके बंडल ऑफ हिज की वजह से, ठीक है। ये क्या करेंगे? इंपल्स जनरेट करने का काम करेंगे। जो आपका बंडल ऑफ हिज है वो करेगा या तो, या वेंट्रिकल करेगा, तो दोनों में से कोई भी इंपल्स जनरेट कर सकता है, या पुर्किंजे फाइबर्स कर सकता है, कोई भी जो लोअर कंडक्शन सिस्टम है, ठीक है, वो जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा। अब उनके जनरेट करने की वजह से क्या होगा कि सीधी सी बात है, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुर्किंजे फाइबर्स और वेंट्रिकल्स। अब देखिए,
अगर ऐसे नोड्स इंपल्स आती है तो पूरा पाथवे फॉलो करती है, पूरा पाथवे फॉलो होता है। तो आपको पता है पी के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है, क्यूआरएस। पी के बाद में वापस क्यूआरएस, क्यों? क्योंकि साइनस इंपल्स ही वेंट्रिकल्स तक जाती है, तो पी तो बनती है एट्रिया की वजह से और क्यूआरएस बना वेंट्रिकल की वजह से। तो पी के बाद में क्या आता है, क्यूआरएस। क्यों? क्योंकि एट्रिया से ही इंपल्स वेंट्रिकल तक जा रही है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एट्रियस की जो इंपल्स है, मतलब साइनस नोड की जो इंपल्स है, वो तो सिर्फ एट्रिया में बन रही है, सिर्फ एट्रिया में जा रही है। वेंट्रिकल अपने आप बीट कर रहा है, मतलब उसको इंपल्स वेंट्रिकल से मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब वेंट्रिकल से या फिर आपके बंडल ऑफिस से, मतलब ऐसे नोड के बजाय जो लोअर जो जितने भी कंडक्शन वो सिस्टम है, जैसे कि आपका बंडल ऑफिस हो गया, एवी नोड हो गया, पुर्किंजे फाइबर्स हो गया, वेंट्रिकल्स हो गया, अगर ये इंपल्स जनरेट करेंगे तो ये ऐसे नोड के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ये अपने आप इंपल्स जनरेट करेंगे। अब दो जगह से इंपल्स जनरेट हो रही है, एक हो रही है ऐसे नोड से और एक हो रही है लोअर कंडक्शन सिस्टम से। तो दोनों से अलग अलग हो रही है, तो पी अलग बनेगी, क्यूआरएस अलग बनेगा। मतलब जो पी है वो, सॉरी, जो क्यूआरएस है वो पी को फॉलो नहीं करेगा, मतलब पी के बाद में क्यूआरएस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, समझ गए? पी के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि साथ में आए दोनों। पी अपने ऊपर अलग इंडिपेंडेंट रहेगी, क्यूआरएस अलग इंडिपेंडेंट रहेगा। देखिए कैसे, वापस एक बार इसको समझिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल है, बस एक बार ध्यान से देखिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसे नोड से जब इंपल्स जनरेट होती है वो एवी नोड तक जाती है, ठीक है? तो आपकी ईसीजी में क्या बनती है, पी। उसके बाद में वो इंपल्स जाती है बंडल ऑफिस, फिर उसके बाद में वेंट्रिकल्स, ठीक है, डायरेक्ट वेंट्रिकल जाती है। तो आपका क्या बनता है, क्यू आर एस और टी। तो मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसको फॉलो कर रहा है, पी को। क्यों? क्योंकि ऐसे नोड की इंपल्स वेंट्रिकल तक जा रही है। पर मैंने बोला कि अगर ऐसे नोड की इंपल्स यहाँ पे हो रही है ब्लॉक, तो ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हुई, क्या बनी आपकी, पी, ठीक है? पी के बाद में वेंट्रिकल्स की जो इंपल्स है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही है अब ऐसे नोड पे, मतलब वेंट्रिकल, एट्रिया अलग काम कर रहा है, वेंट्रिकल अलग काम कर रहा है। तो एट्रिया मान के चलो 10 बार बीट कर रहा है, तो पीवी तो कितनी बनेगी, जैसे बनती जाएगी। और एक बार वेंट्रिकल ने बीट कर दिया तो सिर्फ एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको फॉलो नहीं कर रहा, पी वेव को फॉलो नहीं कर रहा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पी वेव को फॉलो नहीं करता इसके अंदर। मतलब पी और क्यूआरएस जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। और इसका नॉर्मल लैंग्वेज में कहूं तो एट्रिया और वेंट्रिकल जो है अलग अलग काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। एट्रिया अलग काम करेगा, वेंट्रिकल अलग काम करेगा। मतलब पी वेव कभी बनेगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कभी बनेगा, कोई फिक्स नहीं होता कि इसके बाद में क्यूआरएस ही बनेगा या पी वेव बनेगी, ठीक है? क्योंकि पी वेव तो किस वजह से बन रही है, ऐसे नोड की वजह से, ठीक है, साइनस इंपल्सेस की वजह से। और वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो बन रही है या तो एवी नोड हो गया, या बंडल ऑफिस हो गया, या फिर आपके वेंट्रिकल्स हो गए, इनकी वजह से। तो इन दोनों जो ये वर्क है, वेंट्रिकल और एट्रिया जो वर्क कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो अब दोनों साथ में अगर काम नहीं करेंगे, पूरे रास्ते के थ्रू काम नहीं करेंगे, तो एक दूसरे को फॉलो करते हुए नहीं चलेंगे। पर यहाँ पे दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, जिस वजह से एट्रिया की पी वेव अलग बनेगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अलग बनेगा। मतलब आपको जब आप ईसीजी देखोगे, मैं आपके इसके बाद में ईसीजी एक लगा दूंगा, उसमें आप देखिए कि पी तो बहुत सारी बन रही है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कुछ ही बन पा रहे हैं, ठीक है? तो उस चीज से क्या आइडेंटिफाई होता है कि मतलब एट्रिया तो ज्यादा बार बीट कर रहा है और वेंट्रिकल जो है कभी कभार बीट कर रहा है, ठीक है? जिससे क्या होगा, हार्ट रेट कम होगी। क्योंकि आपको पता है हार्ट रेट अपन कैसे काउंट करते हैं, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से दूसरे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तक, ठीक है? तो दोनों के बीच का लार्ज बॉक्स या स्मॉल बॉक्स काउंट करके। अब अगर पी वेव चाहे 10 बन जाए उससे कोई मैटर नहीं करता, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मान के चलो 2 ही बनते हैं, तो 2 बनते हैं तो उनके बीच में मतलब डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो जब अपन हार्ट रेट का फॉर्मूला लगाएंगे तो अपन को पता लग जाएगा कि हार्ट रेट उसकी कम आ रही है, ठीक है? तो इस तरीके से अपन हार्ट रेट का देख सकते हैं। अब हार्ट रेट अगर कम होगी, मान के चलो हार्ट रेट नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, 60 से 100, पर मान के चलो 40 होती है, 30 होती है, 20 होती है, तो 20 या 30 या 40 जो हार्ट रेट है वो उसकी वजह से क्या होगा, आपके बॉडी हार्ट का जो कार्डिक आउटपुट है, मतलब हार्ट से जितना ब्लड निकलना चाहिए, 4 से 5 लीटर जो है नॉर्मली निकलना चाहिए, ठीक है? एवरेज 5 से 6 निकलना चाहिए, ठीक? तो 4 से 5 या 6 इतना लीटर सफिशिएंट होता है नॉर्मल बॉडी को। पर अगर कम जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि कम बार कर रहा है, जितना कम पंप करेगा उतना कम हार्ट से बाहर ब्लड निकलेगा, और जितना कम निकलेगा उतना कम बॉडी में जाएगा, और जितना कम बॉडी में जाएगा बॉडी को भी सप्लाई कम मिलेगी, बॉडी को सप्लाई कम मिलेगी। अब मान के चलो ब्रेन के टिश्यूज को नहीं मिलती है तो ब्रेन डेड हो जाएगा, किडनी को नहीं मिलती है तो किडनी फेल हो जाएगी। तो ऐसे जिस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम मिलती जाएगी तो उसका वर्क क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, खराब हो सकता है वो ऑर्गन, ठीक है? और पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसलिए ये डेंजरस होता है, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो आपको देखना 30 डिग्री ब्लॉक होता क्या है।
थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक इसको इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, इसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं, इसको CHB भी कहते हैं। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर आपसे CHB भी आ सकता है कि CHB क्या होता है, तो इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। इट इज एन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मतलब जीवन घातक कंडीशन है, ठीक है। इसको अगर आपको सही करना है तो मतलब इसको नॉर्मली आपको इमरजेंसी में ट्रीट करना है, अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते हैं साथ के साथ तो पेशेंट की जान भी जा सकती है, जीवन घातक कंडीशन होती है। इन विच देयर इज कंप्लीट ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जिसके अंदर कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है बिटवीन एट्रिया और वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है बिल्कुल क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। एंड इन CHB नो एट्रियल इंपल्सेस रीचेस टू द वेंट्रिकल, इन CHB के अंदर नो यानी नहीं, एट्रियल इंपल्स मतलब कोई भी एट्रियल इंपल्स वेंट्रिकल तक नहीं पहुंचती, रीचेस मतलब पहुंचना, तो कोई भी एट्रियल इंपल्स वेंट्रिकल तक नहीं पहुंचती, एंड दिस इज कंप्लीट एवी डिसोसिएशन, और इसको अपन क्या कहते हैं, कंप्लीट एवी डिसोसिएशन, क्या कहते हैं, कंप्लीट एवी डिसोसिएशन। एवी डिसोसिएशन का मतलब है कि जब एट्रिया और वेंट्रिकल जो है इंडिपेंडेंटली काम करे, मतलब एट्रिया अपना काम अलग करे, वेंट्रिकल अलग काम करे, काम करने का मतलब पंप, ठीक है, एट्रिया अलग पंप करे, वेंट्रिकल अलग पंप करे, दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो उसको अपन कहते हैं एवी डिसोसिएशन, ठीक है। तो अब ECG क्राइटेरिया की अगर बात करें तो ECG क्राइटेरिया का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या देखने को मिलेगा, एवी डिसोसिएशन। एवी डिसोसिएशन क्यों, क्योंकि पी वेव अलग बन रही है, QRS कॉम्प्लेक्स अलग बन रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, कोई भी एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे, जिस कारण से उसको क्या बोलेंगे, एवी डिसोसिएशन सीन, ठीक है। तो एवी डिसोसिएशन दिखेगा, नो रिलेशनशिप बिटवीन पी वेव एंड QRS कॉम्प्लेक्स, पी वेव और QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे। पीवेव की जो शेप रहेगी वो नॉर्मल रहेगी और रेगुलर रहेगी, क्योंकि एट्रिया जो है वो प्रॉपर बीट करेगा, एट्रिया का इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, अपने एवी नोड में, और एवी नोड में दिक्कत है मतलब कि अब वेंट्रिकल तक न पहुंच पा रही इंपल्स, तो वेंट्रिकल में भी क्या होने लग जाएगी दिक्कत। तो मतलब मेन काम जो है एट्रिया जो है वो प्रॉपर अपना काम करेगा, और एट्रिया प्रॉपर काम करेगा तो पीवेव की शेप नॉर्मल रहेगी और वो बिल्कुल रेगुलर टाइप पे बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल जो है, देखिए पीआर इंटरवल्स में क्या देखने को मिलेगा, वेरिएबल। वेरिएबल क्यों देखने को मिलेगा वो समझिए भाई, अगर मैं बोलूं कि पी के बाद में QRS कॉम्प्लेक्स आता है, पी के बाद में QRS कॉम्प्लेक्स आता है, तो इसका मतलब है कि पीआर इंटरवल जो है बिल्कुल सेम सा है। पर यहाँ पे मैं बात करूं एक पी बनी और उसके बाद में कोई QRS कॉम्प्लेक्स नहीं बना, एंड देन फिर पी बनी, तो अब यहाँ पे इस पी से लेके QRS तक तो मैं काउंट ही नहीं कर सकता। पीआर इंटरवल क्या होता है, पी से लेके QRS कॉम्प्लेक्स तक का डिस्टेंस, पर इस पी के बाद में तो QRS कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, फिर इस पी के बाद में QRS कॉम्प्लेक्स है, मान के चलो किसी पी के बीच में QRS कॉम्प्लेक्स बीच में ज्यादा डिस्टेंस है, तो पीआर इंटरवल जो है वो क्या होने लग जाएगा, वेरिएबल होना लग जाएगा, ठीक है। पीआर इंटरवल क्या होता है कि जब एट्रिया से जो इंपल्स है, ठीक है, एट्रिया से इंपल्स स्टार्ट होती है और वो आपके वेंट्रिकल तक चली जाती है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देता है, नॉर्मल लैंग्वेज में कहूं तो पी से लेके QRS तक का टाइम। अब आपको मैंने बोला है कि जब पी और QRS का ही नहीं पता कि पी कब बने, QRS कॉम्प्लेक्स कब बने, तो पीआर इंटरवल का भी अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो कब बनेगा कब नहीं बनेगा, वो शॉर्ट होगा प्रोलॉन्ग होगा, तो इसलिए इसको क्या लिख देगा अपन, वेरिएबल। मतलब ये अलग अलग होगा, चेंज होता रहेगा, फिक्स नहीं है, ठीक है। चेंज वेरिएबल मतलब चेंज होना। उसके बाद में QRS कॉम्प्लेक्स अगर मैं बात करूं तो QRS कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, वाइड और नैरो। QRS कॉम्प्लेक्स क्या होगा, वाइड, या तो वाइड होगा, ठीक है, ब्रॉड होगा या नैरो होगा। अब वाइड क्या होगा, ब्रॉड क्या होगा वो समझिए। अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स वेंट्रिकल से जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल वेंट्रिकल से जनरेट होती है तो QRS कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, वाइड बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, वाइड। और अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स बंडल ऑफ इज या एवी नोड से जनरेट होती है तो QRS कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, नैरो बनेगा। ये चीज का ध्यान रखना है, और इसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई जो वेंट्रिकल है, ठीक है, वेंट्रिकल से जनरेट हो रही है इंपल्सेस या एवी नोड से हो रही है, बंडल ऑफ से हो रही है। मतलब एवी नोड या बंडल ऑफ से अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होगी तो जिस वजह से QRS कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, नैरो, और अगर वेंट्रिकल से इंपल्स जनरेट होगी तो कैसा बनेगा, वाइड। अब इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि इसका रीजन क्या है, ठीक है, रीजन क्या है, फिर आपको बताना है कि भाई इसका क्या मेन रीजन क्या है, ठीक है। बाद में मैं आपको बता दूंगा कि इसका मेन रीजन क्या है। मेन रीजन जो है लास्ट में आपको बताता हूँ, ठीक है। आप जब तक सोचिए कि इसका रीजन क्या है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। उसके बाद में बात करें एट्रियल रेट, एट्रियल रेट इज ज्यादा होगी, एट्रियल रेट इज मोर देन वेंट्रिकल रेट, मतलब वेंट्रिकल के रेट के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो एट्रिया की रेट जो है वो ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि पी ज्यादा बन रही है, ठीक है, तो एट्रिया तो प्रॉपर बीट कर रहा है, एट्रिया की रेट तो ज्यादा है, वेंट्रिकल कम बार बीट कर रहा है जिस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके कॉमन सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो डिजीनेस, चक्कर वगैरह आएंगे, ठीक है, वीकनेस, कमजोरी होगी, फैटिग, थकान होगी, चेस्ट पेन हो सकता है, शॉर्टनेस होगी, सांस लेने में कठिनाई होगी, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, एक्सरसाइज करने में दिक्कत होगी पेशेंट को। उसके अलावा सिनकोप, बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा CHB हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाती है,
तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सिंकोप। सिंकोप यानी बेहोशी, कंफ्यूजन होगा, पेशेंट को समझ में नहीं आएगा, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट बिल्कुल बंद हो सकता है। उसके अलावा लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर, बीपी जो है वो लो हो सकता है। कॉजेस की अगर मैं बात करूं तो कॉजेस की बात करूं तो एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, अगर बहुत ज्यादा मतलब सडनली अगर हार्ट अटैक आ जाए पेशेंट को तो जिस कारण से ये हो सकता है। उसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी में दिक्कत होने के कारण ये हो सकता है। कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी मतलब हार्ट की मायोकार्डियम लेयर के अंदर डिजीज हो जाए, ठीक है, पैथी डिजीज हो जाए, मतलब हाइपरट्रोफी हो जाए या डायलेटेड हो जाए या रेस्ट्रिक्टिव हो जाए, तो कोई सी भी कार्डियोमायोपैथी हो जाए जिस कारण से क्या हो सकता है, आपके सीएचबी हो सकता है। उसके अलावा मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डियम लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो जो है सीएचबी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरकैलेमिया, अगर पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए तो पोटेशियम लेवल बढ़ने के कारण क्या होगा कि आपका एवी नोड का जो कंडक्शन है वो बिल्कुल बंद हो सकता है, क्योंकि पोटेशियम क्या कराता है, कंडक्शन कराने का काम भी करता है, फ्लो कराने का काम भी करता है इंपल्सेस को। और अगर हाइपरकैलेमिया हो गया तो एवी नोड जो है बंद हो सकता है। उसके अलावा कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक, कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक मतलब जन्म से ही अगर हार्ट ब्लॉक है तो जिस वजह से हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की अगर मात्रा कम हो जाए बॉडी के अंदर तो थायराइड हार्मोन क्या करता है, आपके एवी नोड को और ऐसे नोड को भी जो है वो करने का काम करता है, मतलब थायराइड जो हार्मोन होता है वो स्टिमुलेट करता है ऐसे नोड को और एवी नोड को, ठीक है। अब अगर थायराइड हार्मोन की मात्रा कम होगी तो ऐसे नोड और एवी नोड काम थोड़ा कम करेंगे, उनका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, जिस कारण से एवी ब्लॉक आपको देखने को मिल सकता है। और कौन सा, थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। अदर कॉजेस की बात करूं तो बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स जो ड्रग्स होती है अगर वो आपने ज्यादा ले ली तो बीटा ब्लॉकर जो है, डिगॉक्सिन जो है एंटी एरिथमिक ड्रग है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये चार जो ड्रग्स होती है, कौन कौन सी, बीटा ब्लॉकर्स, डिगॉक्सिन, ठीक है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉक्स, ये चार ड्रग्स ऐसी होती है जो आपके एवी नोड के कंडक्शन को थोड़ा सा स्लो करती है, ठीक है, धीरे करती है और हार्ट रेट को कम करने का काम करती है। और एवी नोड पे ये ज्यादा काम करेगी, ऐसे नोड पे काम करेगी और एवी नोड पे काम करेगी। अब अगर इनकी डोज ज्यादा हो गई, आपने ज्यादा अमाउंट में इसको ले लिया तो जिस कारण से क्या हो सकता है, आपका एवी नोड बिल्कुल ब्लॉक हो सकता है, बंद हो सकता है, और इनके बंद होने की वजह से क्या हो सकता है, आपके थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये दी क्यों जाती है, जैसे जिन लोगों की हार्ट रेट बढ़ जाती है, जिन लोगों के हार्ट फेलियर होता है या जिनके एंजाइना, चेस्ट पेन वगैरह होता है तो उन पेशेंट को दी जाती है, ठीक है, बीपी वगैरह में दी जाती है। पर अगर इसकी मात्रा ज्यादा दे दे या पेशेंट को जो है इनटॉलरेंस हो जाए, मतलब उसने ज्यादा कंज्यूम कर लिए ड्रग, तो जिस वजह से क्या हो सकता है, इसका एवी नोड बिल्कुल बंद हो सकता है, और बंद हो गया तो थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा। कौन से ड्रग्स है, बीटा ब्लॉकर्स, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, एंटी एरिथमिक ड्रग्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये चार ड्रग्स होती है जिनको आपको ध्यान से लेना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस, तो कैसे आप डायग्नोस करोगे, जैसे पहले आपको देखते हैं फिजिकल एग्जामिन से, ईसीजी से, ब्लड टेस्ट से, इकोकार्डियोग्राफी और होल्टर मॉनिटरिंग से आप डायग्नोस कर सकते हैं भाई क्या क्या दिक्कत है, कैसे है, क्या कैसे कैसे दिक्कत हुई है, वो सब चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो देखिए इसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट चाहिए होता है, मतलब साथ के साथ में आपको हार्ट रेट बढ़ानी है, ठीक है, वो सब चीजें करनी होती है। उसके अलावा मेडिकेशन आपको देनी पड़ेगी, दवाइयां वगैरह देनी पड़ेगी। उसके अलावा टेम्पररी पेसमेकर, जब तक अपने पास परमानेंट पेसमेकर नहीं आ जाता तब तक उसको टेम्पररी इंपल्सेस देनी पड़ेगी। हार्ट को क्या चाहिए, इंपल्स चाहिए उस समय पे, क्योंकि हार्ट रेट स्लो है, तो अपन क्या करेंगे, हार्ट रेट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उसको टेम्पररी पेसमेकर लगा देंगे कुछ समय के लिए, जब तक अपने पास परमानेंट पेसमेकर नहीं आ जाता। परमानेंट पेसमेकर लगाना है बाद में, जिस कारण से उसको सही करना है, ठीक है। तो ये सब इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब बात करते हैं पूरे लेक्चर की, तो देखो ज्यादा हार्ड लेक्चर नहीं है, छोटा सा लेक्चर है, 5 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है। अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ईसीजी क्राइटेरिया अच्छे से याद करने हैं, उसके साथ में ईसीजी जरूर बनानी है। इसके बाद में जो ईसीजी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वो इसके साथ अटैच कर दूंगा, उसको आपको अच्छे से कॉपी के अंदर बनाना है, ठीक। अब देखिए तीनों की ईसीजी जो है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, इन तीनों की मैंने ईसीजी बना दी है। उसको आपको नॉर्मली किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है वो आपको मैं एक इस स्लाइड से बता देता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से देखना है। देखिए फर्स्ट डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका पीयर इंटरवल क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है। तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ, फर्स्ट चीज आपको क्या देखने को मिलेगी, पीआर प्रोलॉन्ग, ठीक है, पीआर प्रोलॉन्ग है, पर कैसा प्रोलॉन्ग है, कांस्टेंट, मतलब आपको समान रूप से है, कोई भी ज्यादा कम नहीं है, थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, वो मैंने बनाई इस वजह से, पर जो पीआर इंटरवल होगा वो सब में इक्वली ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री की पहचान क्या होती है कि पीआर इंटरवल क्या होता है, प्रोलॉन्ग होता है, कैसा प्रोलॉन्ग, कांस्टेंट प्रोलॉन्ग। साथ में सेकंड चीज अगर मैं लिखूं तो इसमें किसी प्रकार की आपको ड्रॉप बीट नहीं देखने को मिल रही। ड्रॉप बीट का मतलब एक क्यूआरएस, एक पीवीओ के बाद में अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं देखने को मिलता उसको कहते हैं ड्रॉप बीट। तो इसमें कोई भी ड्रॉप बीट देखने को नहीं मिली, तो अपन क्या लिखेंगे, ड्रॉप बीट जो होगी वो नहीं होगी, ठीक है, नो ड्रॉप बीट सीन, या फिर ड्रॉप बीट आपको नहीं देखने को मिलेगी। फर्स्ट टाइप फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको नोटिस करना, देखिए पीआर इंटरवल जो है वो क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग हो रहा है, पहले कम था फिर ज्यादा हुआ फिर ज्यादा हुआ, ठीक है। तो प्रोग्रेसिवली क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, और प्रोलॉन्ग होने के बाद में क्या देखने को मिल रही है आपको, ड्रॉप बीट, क्या देखने को मिल रही है, ड्रॉप बीट। तो इसके क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो इसके क्राइटेरिया क्या होंगे, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होगा कि पीआर जो है वो क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है,
पर कैसा प्रोलॉन्ग हो रहा है, प्रोग्रेसिव। कैसा हो रहा है, प्रोग्रेसिव, मतलब कम से ज्यादा, पहले कम प्रोलॉन्ग था, फिर ज्यादा प्रोलॉन्ग हुआ, फिर ज्यादा प्रोलॉन्ग हुआ, और फिर उसके बाद में ड्रॉप बीट। तो दो क्राइटेरिया इसके मेन होंगे, पेयर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा पर कैसा होगा, प्रोग्रेसिव, और साथ में क्या देखने को मिल रही है आपको, ड्रॉप बीट। क्या देखने को मिल रही है, ड्रॉप बीट सीन। ठीक है, तो दो क्राइटेरिया से आप पता कर सकते हैं भाई उसकी मोबिट्स टाइप फर्स्ट है या नहीं। ये मोबिट्स टाइप फर्स्ट का क्राइटेरिया है। दूसरे अगर बात करूं मोबिट्स टाइप सेकंड की, तो देखिए सेकंड में क्या होता है, आप देखिए पीआर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग है, पर प्रोलॉन्ग कैसा है, कांस्टेंट प्रोलॉन्ग है, सब में समान है। तो पहली चीज तो मैं लिख देता हूं कि पीआर इंटरवल क्या होगा, प्रोलॉन्ग होगा। क्या होगा, प्रोलॉन्ग होगा, पर कैसा प्रोलॉन्ग होगा, कांस्टेंट, मतलब सब में समान। उसके अलावा सेकंड क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रही है, पी के बाद में कोई भी चीज नहीं है, मतलब फ्लैट है, मतलब ड्रॉप बीट। इसको क्या कहेंगे, ड्रॉप बीट। तो आपको ईसीजी में क्या देखने को मिल रहा है, ड्रॉप बीट सीन। तो दो क्राइटेरिया हो गए इसके, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग, कांस्टेंट, और साथ में ड्रॉप बीट सीन। ठीक है, तो अब इन तीनों में कैसे आप पता कर सकते हैं भाई क्या है। अगर आपको ईसीजी में सिर्फ पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग दिख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो उसका मतलब उसके पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग कौन सा, कांस्टेंट है, तो उसका मतलब उसके क्या है, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। अगर आपके पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता जा रहा है, ठीक है, प्रोलॉन्ग होता जा रहा है, मतलब पहले कम फिर ज्यादा, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोलॉन्ग। पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग पर कैसा, प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग। कैसे बोलेंगे, प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग। साथ में आपको ड्रॉप बीट दिखती है, तो इसका मतलब उसके क्या है, टाई फर्स्ट, मोबिट्स टाई फर्स्ट, एवी सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक। मोबिट्स टाइप सेकंड की बात करो तो पीआर इंटरवल जो होगा वो क्या होगा, प्रोलॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है। ठीक है, पर कैसा प्रोलॉन्ग हो रहा है, कांस्टेंट प्रोलॉन्ग, समान रूप से प्रोलॉन्ग हो रहा है सबके अंदर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग, पर कौन सा, कांस्टेंट प्रोलॉन्ग, और साथ में क्या देखने को मिल रही है आपको, ड्रॉप बीट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं सीएचबी की। तो सीएचबी में क्या होता है, आप देखिए ये पी है, ये फिर पी है, फिर ये पी है। ठीक है, उसके बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर ये टी बनी, फिर पी बनी, फिर पी बनी, फिर क्यूआर टी बनी, फिर पी। मतलब यहाँ पे आप देखिए पी के बाद में जरूरी नहीं है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगी। ठीक है, तो अपन इसको बोलते हैं कि जब एट्रिया जो है और वेंट्रिकल जो है अलग अलग काम करेंगे। भाई पी का मतलब एट्रिया, वेंट्रिकल का मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब वेंट्रिकल। तो पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अलग अलग काम कर रहे हैं, इसका मतलब नो रिलेशनशिप बिटवीन पी वेव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो इसका क्राइटेरिया क्या हो गया कि पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। साथ में दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए पी के बाद में कोई क्यूआरएस मतलब फिक्स फॉलो नहीं कर रहा, पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एवी डिसोसिएशन। क्या बोलेंगे, एवी डिसोसिएशन। क्या बोलेंगे, एवी डिसोसिएशन। तीसरी बात करूं पीआर इंटरवल की, तो पीआर इंटरवल देखो, पीआर इंटरवल क्या होता है, जैसे पी है और क्यूआरएस है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, पीआर इंटरवल। पर यहाँ पे भी तो पी बन रही है, यहाँ पे तो पी बन रही है, यहाँ पे तो पी बन रही है, तो मतलब पी और पीआर इंटरवल जो है, जो अलग हर वेव के अंदर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पीआर इंटरवल क्या होगा यहाँ पे, वेरिएबल। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ चीज की बात है हार्ट रेट। तो हार्ट रेट इसमें क्या होगी, थोड़ी सी स्लो होगी। स्लो क्यों होगी, एट्रिया की हार्ट रेट ज्यादा होगी, एट्रिया की रेट ज्यादा होगी और वेंट्रिकल की रेट कम होगी। क्यों होगी, देखिए यहाँ पे पी वेव ज्यादा बन रही है। मतलब अब मैं इसी चीज की बात करूं तो यहाँ पे पी वेव कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 7 बार एट्रिया ने बीट किया और वेंट्रिकल ने कितनी बार बीट किया, सिर्फ 2 बार। तो मतलब एट्रिया की रेट ज्यादा है, वेंट्रिकल की रेट कम होती है। ठीक है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके मोबिट साइज फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक है या थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, इसको बना लीजिए ईसीजी के अंदर आपकी कॉपी के अंदर। ठीक है, इसलिए इजी रहेगा आपको याद करने के लिए। बाकी कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।